हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चीन का संविधान। देखते देखते आपकी विश्व यात्रा लगभग कंप्लीट होने की कगार पर है। हम चलते चलते ब्रिटेन हमने घूम लिया, उसके बाद में अमेरिका हमने घूम लिया और फिर हमने स्विट्ज़रलैंड घूम लिया, जापान घूम लिया और अब चीन यात्रा हमारी चल रही है। तो इस तरीके से हम अपने कोर्स के अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं। हम लोग पढ़ रहे थे चीन का संविधान और चीन के संविधान की विशेषताएं हमने पढ़ ली थी। 11 विशेषताएं हम लोग पढ़ चुके हैं और उसी क्रम में आज हम चीन के संविधान की विशेषताएं भाग 2 में आज हम पढ़ रहे हैं उसकी 12वीं विशेषता कि चीन के संविधान की जो विशेषताएं रही है वो कौन कौन सी है। जो मुख्य विशेषताएं हमने पढ़ी हैं उनको आपने अच्छे से समझ लिया होगा और आज न्यायपालिका की अधीन स्थिति को हम लोग पढ़ रहे हैं चीन के संविधान की विशेषता नंबर 12 के रूप में। तो क्यों है चीन के संविधान की न्यायपालिका अधीन स्थिति में, इसे हम लोग समझेंगे। हमने पढ़ा है कि हमारा जो संविधान है, भारत का संविधान जो है, भारत के संविधान की यदि हम बात करते हैं तो भारत के संविधान में न्यायपालिका पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। यदि हम अमेरिका की बात करते हैं तो वहाँ पे न्यायपालिका अलग है, पूर्ण रूप से पृथक है। ब्रिटेन की भी ऐसी ही है, स्विट्जरलैंड की और उसमें जापान की न्यायपालिका में थोड़ा सा अंतर है, लेकिन अधीन स्थिति चीन की न्यायपालिका की है। इसी वजह से वहाँ की जो सरकारें हैं वो खुलकर अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाती। पढ़ते हैं किस प्रकार से चीन की न्यायपालिका की स्थिति अधीन स्थिति के अंतर्गत आती है। चीन के संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्रता व निष्पक्षता प्राप्त नहीं है। वह मात्र प्रशासन का एक अधीनस्थ अंग है, अभिन्न अंग है, जिसमें संविधान की व्याख्या करने, संविधान विरोधी कानूनों को रद्द करने व मौलिक अधिकारों की रक्षा करने व सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध कार्यवाही करने का उसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। सर्वोच्च जनवादी न्यायालय को राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी बनाने के कारण वहां के न्यायाधीश स्वतंत्र और निष्पक्ष होकर कार्य करने में असमर्थ है। तो क्या कारण है कि वहां की न्यायपालिका की स्थिति अधीन स्थिति में है। जैसा हमने अन्य संविधानों का अध्ययन किया तो हमें ये स्पष्ट रूप से ज्ञात होता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो न्यायिक पुनरावलोकन की प्रक्रिया के द्वारा व्यवस्थापिका द्वारा जो कानून बनाए गए हैं उन कानूनों की पुनः जांच करते हैं और जांच करने के बाद उसे संशोधित या रद्द करने का अधिकार भी वो रखते हैं। लेकिन चीन की सर्वोच्च न्यायालय की स्थिति एक विभिन्नता लिए हुए है यहाँ पर कि ये अधीन स्थिति में है और उसका महत्वपूर्ण कारण ये है कि सर्वोच्च न्यायालय को, जिससे क्या कहा जाता है वहाँ पे सर्वोच्च जनवादी, जिसे वहाँ राष्ट्रीय सर्वोच्च जनवादी न्यायालय कहा जाता है। वहाँ की न्यायपालिका को यानी चीन की न्यायपालिका को क्या कहा जाता है? सर्वोच्च जनवादी न्यायालय। और कांग्रेस को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस। यानी व्यवस्थापिका को, जिसे राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस कहा जाता है, वह, और सर्वोच्च न्यायालय जिसे राष्ट्रीय जनवादी न्यायालय कहा जाता है, पर क्या है? पूर्ण रूप से आश्रित है और उसकी आश्रित होने की वजह से ही न्यायपालिका अधीनता की स्थिति को स्वीकार करती है।
वो स्वतंत्र और निष्पक्ष कार्य करने में पूर्ण रूप से असमर्थ है। जहां न्यायपालिका का कार्य होता है संविधान की व्याख्या करना, संविधान में जो कानून बनाए गए हैं उन्हें पुनः जांचना, परखना, उसे संशोधित करना, ये सारे अधिकार जो न्यायपालिका के पास होते हैं, ऐसे कोई से भी अधिकार चीन की सर्वोच्च न्यायपालिका के पास नहीं है। इसीलिए उसे अधीन स्थिति प्राप्त होती है और यही कारण है कि ये संविधान में ही लिखित है कि न्यायपालिका की अधीन स्थिति। अगली विशेषता है समाजवादी लोकतंत्र। यूं तो समाजवाद का अर्थ क्या होता है कि समाज के अंदर समानता की जब बात आती है तो उसे समाजवाद के साथ जोड़ा जाता है। ये समाजवाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और वही समाजवाद कहलाता है। लेकिन यहाँ पर समाजवाद भी लोकतांत्रिक बन चुका है। किस रूप में? पढ़ते हैं कि क्या है चीन की व्यवस्थाएं। संविधान के अनुच्छेद 2 में समाजवादी लोकतंत्र को अपनाया गया है, जिसकी निम्न विशेषताएं हैं। समाजवादी लोकतंत्र की चीन में अलग प्रकार की विशेषताएं हैं और वो विशेषता नंबर 1 है कि समस्त शासन सत्ता जनता के हाथों में केंद्रित होगी। नंबर 2 है शासन में राष्ट्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक जन कांग्रेस का गठन किया गया है। और तीसरी विशेषता है कि जनता न केवल शासन संबंधी मामलों पर नियंत्रण रखती है, अपितु सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक मामलों पर भी नियंत्रण रखती है। इस प्रकार चीन की साम्यवादी लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन के वास्तविक स्वामी जनता होती है और सरकार आम जनता के कल्याण व हित का एक साधन मात्र होते हैं। कि पहली बात कि वहां पर शासन सत्ता जनता के हाथों में होती है, कि जो भी शासन सत्ता है, वैसे तो अंतिम प्रभु सत्ता शक्ति जनता के हाथों में ही होती है, लेकिन चीन की समाजवाद की भी हम बात करते हैं तो वहां पर क्या है, पूर्ण रूप से जनता के पास ही समस्त शक्तियां निहित है। दूसरी बात हम करते हैं जनवादी कांग्रेस की। तो जनवादी कांग्रेस चाहे उसका स्तर राष्ट्रीय रहा हो, चाहे उसका स्तर राज्य रहा हो, चाहे उसका स्तर स्थानीय रहा हो, तीनों ही भागों में इसका निर्माण अलग अलग रूप में होता है और तीनों ही स्तर पर ये विशिष्ट रूप से कार्य करती है। और तीसरी विशेषता ये है कि जो समाजवाद जिसकी परिकल्पना मार्क्स ने की थी, जिस समाजवाद को हम देखते चले आ रहे हैं अन्य राष्ट्रों के माध्यम से, लेकिन चीन के संविधान में जो व्यवस्था है वो अलग है कि वहां की जनता न केवल संविधान को अपने नियंत्रण में रखती है, बल्कि उसके साथ साथ सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में वहां की जनता ही सर्वे सर्वा होती है। और जनता सर्वे सर्वा होने की वजह से वहां पर जो शासन के अंग है, जो शासन के अंग कार्य करने के लिए वहां पर बनाए गए हैं, उनका कार्य क्या होता है, सीमित हो जाता है और उनके कार्यों को जब भी कभी कोई अंजाम देते हैं तो उनको जनता की अधीनता को स्वीकार करना होता है कि जैसा जनता चाहती है वैसे ही वो उन कार्यों को करते जाते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि चीन में समाजवादी लोकतंत्र उपस्थित है। अगली विशेषता है आधुनिकीकरण पर जोर। कि जैसा जब हमने सामान्य परिचय लिया था चीन का, तभी हमने ये बात विशिष्ट रूप से जान ली थी कि चीन के संविधान में आधुनिकता बहुत ज्यादा है। ये बहुत जल्दी ही
किसी भी कानून को स्वीकार कर लेता है, किसी भी नवीन बात को स्वीकार करने और किसी चीज को संशोधित करने या स्थायीकरण का वहां पर अभाव है। तो ये सारी बातें क्या बताती है, ये सारी की सारी बातें ये इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करती हैं कि वहां पर आधुनिकता को बहुत ही जोर दिया जाता है और इस आधुनिकता की वजह से वहां पर तुरंत ही निर्णय होते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही वहां पर अन्य कार्यवाहियां होती हैं। चीन के संविधान के अनुच्छेद 18 में यह घोषणा की गई है कि विदेशी कंपनियां व उद्योगपति चीन में पूंजी निवेश के लिए स्वतंत्र है। इसके बदले में उन्हें अपने लाभ का 15% कर के रूप में चीन को देना होगा। चीन का नया नेतृत्व देश को आधुनिकता की ओर ले जाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है और शीघ्र ही औद्योगिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के उद्देश्य से उसने जापान से अभी समझौता भी किया है कि जितनी भी विदेशी कंपनियां हैं जो चीन में मौजूद हैं, उन सभी कंपनियों को उनका स्वागत करता है चीन अपने देश में उनको आने के लिए पूर्ण रूप से इजाज़त देता है और चीन का ये मानना है कि सभी व्यापारी चीन में आकर अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उन्हें अपने लाभ का 15% चीन को देना होगा। जब चीन को बैठे बैठे 15% का लाभ मिल रहा है तो वो अन्य विदेशी कंपनियों को अपनी ओर क्यों ना उसको आकर्षित करे। हम जानते हैं कि जब जब कभी उत्पादन होता है तो उत्पादन में सेल का होना भी अति आवश्यक है कि यदि सेल नहीं होगी तो वो उत्पादित हुई है वस्तु उसकी यूटिलिटी ज़्यादा नहीं रहेगी। यदि उत्पादक होकर वो रखा रहे तो वो बेकार हो जाएगा। तो चीन में जनसंख्या अधिक है और अधिक की जनसंख्या की वजह से वहाँ पर सेल भी ज़्यादा है हर चीज़ की। इसलिए चीन ने ये खुली चुनौती दे रखी है कि कोई भी व्यापारी अपने व्यापार को यहाँ पर बढ़ा सकता है, लेकिन 15% कर के रूप में चीन को देना होगा। इससे दो बातें नजर आती है कि चीन व्यावसायिक दृष्टि से भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और दूसरी बात वो आधुनिकता की दृष्टि से भी बहुत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि नए नए उद्योग धंधे, नए नए उत्पादन क्षमता का परिचय चीन को बहुत ही जल्दी हो जाता है और इसकी वजह से वो अन्य राष्ट्रों से उसकी जो जीडीपी है वो अन्य राष्ट्रों की अपेक्षा बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। अगली विशेषता है केंद्रीय सैनिक आयोग। केंद्रीय सैनिक आयोग वहाँ का एक विशिष्ट आयोग है जिसकी वहाँ पर जो उसका संगठन है, जो उसका प्रारूप है, वो भी एक विशिष्ट प्रकार की व्यवस्थाओं से परिपूर्ण है। नवीन संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता केंद्रीय सैनिक आयोग की व्यवस्था करना है। इसके अनुसार अब सशस्त्र सेनाएं पार्टी की अपेक्षा राज्य के अधीन होंगी और राष्ट्रीय सैनिक आयोग ही अब राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति का निर्माण करेगा। इस आयोग में सभापति, उपसभापति व अन्य सदस्य होंगे तथा आयोग के समस्त दायित्वों की जिम्मेदारी सभापति की होगी। चीन के केंद्रीय सैनिक आयोग के अध्यक्ष कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव चीन के राष्ट्राध्यक्षों की तुलना में अधिक शक्तिशाली होंगे। यानी चीन में जो केंद्रीय सैनिक आयोग है उसके जो कार्य है वो क्या है कि ये सशस्त्र सेनाएं पार्टी की अपेक्षा राज्य के अधीन कार्य करेंगी। और राष्ट्रीय सैनिक आयोग कैसा है? ये सैनिक आयोग ही इसका निर्माण करेगा। किसका? सेनाओं का।
और सेना के जो सभापति व अन्य सदस्य होंगे वो सभी की दायित्व और जिम्मेदारी चीन की केंद्रीय सैनिक संगठन के अध्यक्ष जो है वो लेते हैं। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव है वो चीन के राष्ट्राध्यक्ष की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं। केंद्रीय सैनिक आयोग क्या है? ये जनता द्वारा बनाया गया एक सैनिक आयोग है जिसके माध्यम से चीन के जो मुख्य अध्यक्ष होते हैं, कार्यपालिका अध्यक्ष होते हैं, वो भी किसकी इस केंद्रीय सैनिक आयोग के अधीन स्थिति में रहकर कार्य करते हैं, क्योंकि ये ही ज्यादा प्रभावी होते हैं, इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और ये ही ज्यादा कार्यवाहियों में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और समक्ष जनता, अधिकांश जनता का जो समर्थन होता है वो भी इनके साथ में चलता है। इसीलिए जो चीन के केंद्रीय सैनिक आयोग है वो काफी प्रभावशाली है और काफी हद तक वह चीन की जनता में अपना प्रभाव छोड़ता है। अगला और अंतिम विशेषता है राष्ट्रपति पद की स्थापना। हमने पढ़ा है कि 1982 से पूर्व चीन के संविधान में कई बार परिवर्तन आए और उन परिवर्तनों की वजह से कई बार व्यवस्थाओं में भी लगातार बदलाव नजर आता रहा और इस बदलाव की वजह से वहां पे जो राष्ट्रपति का पद था उसका सृजन होने में कुछ वक्त अधिक ही लग गया। 1982 के संविधान में राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति पद की पुनः स्थापना की गई। इनका निर्वाचन जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ही किया जाएगा। राष्ट्रपति को आदेश जारी करने, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने, ऑडिटर जनरल की नियुक्ति करने, विदेशी राजदूतों के प्रमाण पत्र लेने आदि कार्य करने होंगे तथा इनका कार्यकाल 5 वर्ष होगा। कि निर्वाचन जनवादी राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा ही इनका निर्वाचन होता है। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और मुख्य आयोगों के अध्यक्ष और सेनाओं के अध्यक्ष का जो निर्वाचन है वो पूर्ण रूप से जनवादी कांग्रेस के हाथों में ही होता है। और जनवादी कांग्रेस के हाथों में होने की वजह से कि जैसा पहले राष्ट्रपति का पद था, फिर हटा दिया गया, फिर था, फिर हटा दिया गया, और 1982 के संविधान जिसकी हम विशेषता पढ़ रहे हैं तब इसे पुनः अपना लिया गया। तो इस तरह से चीन के संविधान की विशेषताएं लगातार बार बार परिवर्तित होती चली जा रही हैं और परिवर्तन के साथ साथ इन्होंने जो केंद्रीय स्थिति है वो किसकी है? राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की। हर जगह उसी का प्रभाव है और उसी की कार्यविधियों के अधीन रहकर सरकार के प्रमुख अंग भी एक प्रकार से अपने कार्यों को सीमित कर लेते हैं। वो केवल कार्य करते हैं लेकिन करवाता उनसे कोई और ही है, और वो है राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्य, या फिर यूं कहें कि वहां पर अंतिम प्रभुसत्ता शक्ति जनता के ही हाथों में निहित होने की वजह से जनता ही सारे राजनीतिक कार्यविधियों का भार संभालती है और उन्हीं कार्यों की देन है कि राष्ट्र जो चीन है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा है।